हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी वाले चैनल में। और आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी, ये हम मान के चल रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जारी होगी और आप लोग साथ ही साथ यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज के पेपर आजकल चल रहे हैं उसमें भी आप नज़र बना रहे होंगे। तो ये जो पेपर चल रहे हैं आजकल यूपीएससी सिविल सर्विस के, ये एक मॉडल पेपर का काम कर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक। तो अगर उस स्तर पर जाकर अगर आप आंसर राइटिंग कर लेते हैं घर बैठ के, तो यकीन मान के चलिए कि उत्तराखंड पीसीएस वाला एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। हमारी जो चर्चा थी वो है GS1 को लेकर, और आज हम लोग GS1 का पॉइंट नंबर 12 यानी कि जो लास्ट पॉइंट है GS1 का उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, GS का जो पॉइंट नंबर 12 है 1 का, उसका पूरा संबंध ज्योग्राफी से है। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन यानी कि चक्रवात इत्यादि, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन। एक पार्ट तो इसका ये है। दूसरा पार्ट है इसका चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फाउना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कुछ और भी सारे क्रिटिकल जो फीचर्स, क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स में चेंज कैसे आया है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को हम जिम्मेदार मान सकते हैं। तो टॉपिक नंबर 12 जो है GS1 का, काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, टाइम टेकिंग है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इन सब चीज़ों से आप पहले से ही क्या हैं, रूबरू हैं, और ये सारी चीज़ें अपने प्री वाले एग्ज़ाम के दौरान पढ़ी भी होंगी। और ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो फिनोमेना है, ये अपने आप में एक इतना व्यवहारिक सा टॉपिक है जो पढ़ के तुरंत समझ में आ जाता है। इसमें कोई मुश्किल बात मुझे नज़र नहीं आती। तो हम लोग एक एक करके शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनास आप लोगों को पता है। तो बात हो रही है एक तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी की, जिसमें फिजिकल फीचर्स जो अर्थ क्रस्ट के अंदर और बाहर होते हैं उनसे संबंधित है ये वाला टॉपिक। देखिए, अर्थक्वेक, एक तरीके से अर्थक्वेक को पढ़ने से पहले, उससे भी पहले आपको क्या पढ़ना होगा, उससे भी पहले पढ़ना होगा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना होगा? अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी आंतरिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, कि कैसे अर्थ का जो सॉलिड वाला पार्ट है यानी कि जो ठोस भाग है पृथ्वी का, वो 3 अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये आप जानते ही हैं। प्लस जो सॉलिड स्ट्रक्चर मिला हुआ है अर्थ को, वो मिला हुआ है किसकी वजह से? रॉक्स की वजह से। तो यहाँ पर रॉक्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कितनी प्रकार की रॉक्स होती हैं। प्राइमरी है ना, सेकेंडरी है, इस तरीके से। जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक आप जानते ही हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं जिसको, है ना, और इग्नियस रॉक जिसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, आग्नेय चट्टान। इसी तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक भी होती है, यानी कि कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक। इसी तरीके से एक फॉर्म और है रॉक का जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रॉक। ठीक है ना, ऑर्गेनिक रॉक यानी कि जैविक चट्टानें। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें पता होंगी, लेकिन एक बार रीडिंग जरूर मान लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से रॉक साइकिल के बारे में कुछ पूछ ले तो, है ना, कि जो चट्टानों का जो चक्र है, जो शैल चक्र है, वो क्या होता है, तो उससे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को पढ़ने के बाद, जो कि पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर आपको पता चलेगा कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है ना, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो जो हमको शांत दिखाई देता है बिल्कुल सरफेस पे, वो इतना शांत है नहीं। उसमें कुछ ना कुछ हलचल जारी है। अंदर से भी फोर्स काम कर रहा है और बाहर से भी फोर्स काम कर रहा है, राइट। तो हमें 2 चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। एक को तो हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। क्या कहते हैं? एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि बाह्य जातीय बल। क्या है? बाह्य जातीय बल। और एक है एंडोजेनेटिक यानी कि अंतर्जातीय बल।
यानी कि अंतर्जातीय, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से आता है। तो ये दो जो फोर्स है ना, इन दोनों फोर्सेस के कारण पृथ्वी की जो सतह है, जो सरफेस है अर्थ का, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस जो हमको अर्थ के सरफेस में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम एक्सोजेनेटिक फोर्स को पढ़ें और समझें तो हमको पता चलता है कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, यानी कि जो पृथ्वी की सतह के ऊपर से आ रहा है, दरअसल अगर मैं इसको अर्थ का सरफेस मान लेते हैं इसको सरफेस अर्थ का, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक पहाड़ बना दिया, पर्वत बना दिया, और ये जो चीज़ें मौजूद हैं इसको तो हम एटमॉस्फेयर कहेंगे ना, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड वायुमंडल। ये क्या है, वायुमंडल। तो क्या वायुमंडल से भी कोई फोर्स काम करता है पृथ्वी की सतह पर? तो इसका जवाब है हाँ। तो उसका जवाब क्या है, वायुमंडल से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अर्थ के सरफेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं? तो वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट करेगा? जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, लगातार दिन में धूप पड़ी उसमें, और चट्टानें क्योंकि मेटेलिक मिनरल से बनी होती हैं, तो दिन में हो सकता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, रात में घट जाए, तो इस वॉल्यूम के बढ़ने और घटने की वजह से वो हो सकता है टूट जाए, है ना। तो इस तरीके से चट्टान टूट भी सकती है। तो यहाँ से हम दरअसल क्या पढ़ने को मिलेगा हमें, यहाँ पर हमको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं, देखिए वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदरिंग। वेदरिंग को हिंदी में कहा जाता है अपक्षय। इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेदरिंग एंड इरोजन, यानी कि अपक्षय और अपरदन से क्या संबंध है, क्या समझते हैं आप? तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से ये सारे फैक्टर्स अर्थ के सरफेस को प्रभावित कर रहे हैं, है ना, साफ साफ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से लगातार होने वाली जो बारिश है उससे अचानक से लैंडस्लाइड आ सकता है, तो वो भी छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन अर्थ के सरफेस को चेंज करता है। ठीक है, इसी तरीके से अर्थ के आंतरिक भाग से, यानी कि जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, वहां से भी फोर्सेस बाहर की तरफ आते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वॉल्केनिक एक्शन। तो आपको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, वॉल्केनिक एक्शन, यानी कि जो ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी वाली जो प्रक्रिया है वो आपको पढ़नी होगी कि व्हाट इज वोल्केनिक एक्टिविटी, कैसे ये काम करता है, कितने प्रकार के वॉल्केनो होते हैं, पूरा उसका स्ट्रक्चर समझाया जा सकता है। और हमको ये पता चलता है कि जहां पर अर्थ का क्रस्ट सबसे कमजोर है वहीं पर सबसे ज्यादा आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, अर्थात वहां पे जहां पर दो प्लेट क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं। तो यहां से हम पहुंच सकते हैं कहां पर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। कहां पहुंच सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। ठीक है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने से पहले हमारे पास एक थ्योरी और आती है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एल्फ्रेड वैगनर वाली। कौन सी आती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया था उसको इंप्रूव किया गया बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सबसे मॉडर्न थ्योरी है जिसने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के जो भी राज थे वो सबके सामने रख दिए। इसको समझने के बाद हम अच्छी तरीके से समझ पाए हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने हमको क्या बताया, हमको बताया कि किस तरीके से जो वॉल्केनो है यानी कि जो ज्वालामुखी है वो प्रक्रिया कैसे होती है, प्लस उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में वो किस किस प्रकार से और कहाँ कहाँ पर है। फाइन। दूसरी बात, एक तो हम समझ लेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद क्या, वॉल्केनिक के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में आसानी हो जाती है हमें। दूसरी बात, अर्थक्वेक के बारे में राज खुलते हैं, यानी कि ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है वो क्या चीज़ है, वो कैसे हुई, वो कैसे होती है, कि कैसे अर्थ के प्लेट के मूवमेंट की वजह से सेस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, हाउ अर्थक्वेक जनरेट्स, वो कौन कौन सी 3 वेव्स हैं जो अर्थ के इंटरनल पार्ट से निकल के आती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लव वेव जो सरफेस पे बनती है वो सब, और उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया को अर्थक्वेक की दृष्टि से किस जोन में रखा गया है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि पूरा इंडिया जो है पूरी तरीके से सेस्मिकली वो उतना एक्टिव नहीं है हर जगह। हाँ, हिमालय वाला पार्ट एक्टिव जरूर है, क्यों, क्योंकि वो 2 प्लेटों के बीच में स्थित है इसलिए। लेकिन जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे, यानी कि साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू वाले पार्ट में, तो हमको पता चलता है कि जो डेक्कन प्लेट्यू वाली जो टेबल लैंड है ये
ये वाला पार्ट जो मैं कह रहा हूँ, ये सबसे स्टेबल लैंडमास, सबसे स्थिर भूभाग है, जहां पर कम से कम अब वॉल्केनिक इरप्शन तो नहीं होने वाला, वो प्रक्रिया हो चुकी पहले ही, और ना ही यहां पर भूकंप आएंगे। भूकंप कहां पर आएंगे? इस वाले पार्ट में आएंगे जहां पर हिमालयाज है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है? तिब्बतन प्लेट है। इसके बीच में ही मौजूद है क्या? हमारा हिमालय। तो हमें यहाँ कई सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि ये जियोसिंक्लाइन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जियोसिंक्लाइन, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन टुक प्लेस। पृथ्वी में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर मोड़दार पर्वत हैं, रॉकीज उसका एग्जाम्पल है, एंडीज उसका एग्जाम्पल है, एल्प्स उसका एग्जाम्पल है, हिमालयाज उसका एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। जब मैं रॉकीज और एंडीज कहता हूं, देन वी हैव टू प्लेट्स, वन इज ओशियनिक एंड वन इज कॉन्टिनेंटल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कोलिजन ऑफ टू कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड वन ओशियनिक एंड वन कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो रॉकी माउंटेन्स जहां पे बने हैं, है तो एग्जाम्पल किस चीज का? दो प्लेटों के टकराने की वजह से बने तो हैं, लेकिन वहां पर भूकंप के साथ साथ वॉल्केनिक इरप्शन का भी स्कोप है। लेकिन ये स्कोप हिमालय वाले पार्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही क्या हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं। और यही संभावना हमको कहां पर नजर आती है? एंडीज यानी कि साउथ अमेरिका वाले पार्ट में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोल्ड माउंटेन्स विच आर फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट प्लेट्स। एक केस में क्या है? दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, और एक केस में क्या है? एक ओशियनिक प्लेट है जो कि भारी प्लेट मानी जाती है, और दूसरी कौन सी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, रॉकीज एंड एंडीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को पढ़ने में। अगर आपने पहले से पढ़ाई करके रखी है तब तो ये एक रिवीजन का ही काम है, लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है देन दिस विल टेक टाइम। टाइम टेकिंग है, समय लगेगा। कुछ लोगों को ज्योग्राफी की व्यवहारिक समझ नहीं है तो उनको समय लग सकता है। तो मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आज और कल 2 दिन में इस वाले टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। हमारे कंटेंट में इसको पूरी तरीके से कवर किया है, ईच एंड एवरी पार्ट। जो संभावना हो सकती है क्वेश्चन बनने की, सारी संभावनाएं हमने अपने कंटेंट में डाल दी हैं। तो ज़रूर आप उसको देखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा टॉपिक है, इसमें सुनामी। तो सुनामी भी अलग से मेंशन है, तो कम से कम इसके बारे में जान लेना चाहिए। तो सुनामी क्या है? सुनामी अपने आप में तो एक जाइंट वेव है। सुनामी क्या है? अपने आप में एक जाइंट वेव है जो क्रिएट होती है, यानी कि एक भीमकाय तरंग है जो क्रिएट होती है कहाँ पर? समुद्र की सतह पर। कहाँ पर क्रिएट होती है? ऑन द सरफेस ऑफ द सी। ऑन द सरफेस ऑफ सी में क्रिएट होती है। लेकिन हुई क्यों? तो इसका जवाब यह है, सुनामीज आर कॉज्ड ड्यू टू डीप फोकस अर्थक्वेक। सुनामीज आर कॉज्ड ड्यू टू डीप फोकस अर्थक्वेक, यानी कि बहुत ज्यादा गहराई में आने वाला जो भूकंप है उसकी वजह से इसको ट्रिगर मिलता है। तो सुनामीज आर द जायंट वेव ट्रिगर्ड बाय द अर्थक्वेक व्हिच अकर्ड एट द डीप फोकस पॉइंट, राइट। अब भूकंप आ गया और उस भूकंप जहां पर जिस पॉइंट पे आया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ओशियन। ओशियन के रूप में एक बहुत बड़ी जल राशि मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें लहरें बन जाएंगी। लेकिन लहरें बन गई हैं समुद्र के बीच में, वहां कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब ये वेव ट्रैवल करती है तो चारों तरफ जाएंगी। इसे ठीक ऐसे समझिए कि जैसे आपने रुके हुए पानी में पत्थर फेंका और चारों तरफ क्या बन गई? वेव्स बन गई हैं। इस बार पत्थर नहीं फेंका है, नीचे से ही पुश लग रहा है। किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वेव्स हैं समुद्र के सरफेस में, वो इस तरीके का क्या बनाएंगी? पैटर्न बनाएंगी। जैसे जैसे ये समुद्र के की तरंगे किसके पास आएंगी? कोस्टल रीजन के पास, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। चलो मैं इसको फिर से बनाता हूँ, रुकिए मैं इसको समझाता हूँ कोई मामला क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है किसका? सी का, और ये हम बीच में हैं ओशन के, और यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है क्या? कोस्ट यानी कि समुद्र तट। यहाँ पे आप खड़े हैं, ये मान लेते हैं कि ये खजूर का पेड़ है, कोई नारियल का पेड़ है, वहाँ पर खड़े हैं आप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि एक बनाया जाए ग्राफ, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है सुनामी वेव की वो ज़्यादा है,
एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन जैसे जैसे ये समुद्र तट के पास आएगी वैसे वैसे इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इतनी ऊंचाई के साथ जब पानी कोस्ट में जाएगा तो बहुत डैमेज कर सकता है। 2004 में यही हुआ था। इंडिया का जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर द कोस्टल रीजन इज वॉश्ड बाय सुनामी वेव्स एंड इट क्रिएट मच ऑफ द डैमेज। ठीक है, तो इस पे भी ज़रा फोकस करिएगा कि ये क्या चीज़ है, कब कब सुनामी आई थी, है ना। सुनामी वार्निंग सेंटर्स हैं हमारे पास, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी एक टॉपिक रहेगा आपका पॉइंट नंबर 12 में, जो कि मैं चाहूँगा कि आप देखें। अगला देखते हैं, जैसे ये वॉल्केनिक एक्टिविटी आप पता ही है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखेंगे, हमको पता चलता है कि वॉल्केनो जो है वो हर जगह थोड़ी आएगा, वो वहीं पर आएगा जहाँ पर अर्थ क्रस्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। बात समझ में आ रही है? जहाँ पर अर्थ क्रस्ट सबसे ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है। ऐसा क्यों? जहाँ पर अर्थ क्रस्ट कमज़ोर होगी वहीं से पिघले हुए मैग्मा का बाहर आने का स्कोप होगा, वहीं से मैग्मा बाहर आ सकता है। तो ऐसे कई सारे स्थान होंगे पूरे दुनिया में जहाँ पर अर्थ क्रस्ट क्या होगी, वीक होगी, और मोल्टन मैग्मा यानी कि जो पिघला हुआ मैग्मा है ये उस रास्ते बाहर आ सकता है और चारों तरफ फैल सकता है। ये पर्वत के थ्रू भी हो सकता है आ जाए, और एक वॉल्केनिक कोन बनता है। टाइप ऑफ वॉल्केनो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लावा शील्ड क्या होती है, जिसका एग्जांपल हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। कंपोजिट वॉल्केनो क्या होते हैं, फिसर वॉल्केनो क्या होता है। तो टाइप ऑफ वॉल्केनोज आप प्लीज़ देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस इसमें 2 पॉइंट देखने जैसे ये हैं। एक तो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो जापान के पास आपको दिखाई देगा, पूरा साउथ अमेरिका कवर करते हुए है वो। ऐसा लगता है कि जैसे पानी के अंदर आग जल रही है, और ऐसा लगता है कि बड़ा शानदार नज़ारा दिखता है ऊपर से, लेकिन ये है तो एक एंडोजेनेटिक फिनोमिना। ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरी बेल्ट कौन सी है, मेडिटेरेनियन बेल्ट है। दूसरी कौन सी बेल्ट है, मेडिटेरेनियन, यानी कि भूमध्य सागर जहाँ से है और वहाँ से होते हुए आपका हिमालय तक चलती है। तो इन दोनों के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, आपको सारी बात समझ में आने वाली है। ओके, हमारे कंटेंट में सब कुछ कवर किया गया है। अगला देखते हैं इसमें क्या है, साइक्लोन्स भी दे रखा है, देखिए इसमें। अच्छा, साइक्लोन तो एक तरीके से देखा जाए कि एक एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है, मैंने डिस्कस किया भी था, है ना। साइक्लोन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ होती है। वेदर डिस्टर्बिंग फिनोमिना है, ठीक है। लो प्रेशर जोन है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट। ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधी वाला। और ये क्या हो गया आपका टेम्परेट वाला। टेम्परेट का मतलब हो गया आपका जो अर्थ के टेम्परेट जोन में बनता है। कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। इनमें और इनमें फ़र्क ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा आपका ट्रॉपिकल सीज के ऊपर, जहाँ पर जो आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेट साइक्लोन जो है वो जो बनेगा, वो बनेगा 2 एयर मासेस की वजह से बनेगा। तो पोलर रीजन से कोल्ड एयर मास आ सकता है, ट्रॉपिकल रीजन से वार्म एयर मास आ सकता है। यहीं पर इनके बीच में गुफ्तगू चलेगी, और एक 6 स्टेजेस हैं इसकी, जिसके बारे में आपको पहले मैंने बताया भी था। तो उस तरीके से ये साइक्लोन जनरेट होता है। तो ये पिछले साल यूपी पीसीएस में आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ओवर टेम्परेट साइक्लोन। तो ये भी एक जाना माना टॉपिक है, और प्री के दौरान इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको समझना, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद आता है चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स। जब हम वाटर बॉडीज और आइस कैप की बात कर रहे हों तो हमारा जिक्र चलता है ग्लेशियर्स से। किससे चलता है, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स आप जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, या तो नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में। इसके अलावा एक तो हो गया पोलर रीजन में होता है ग्लेशियर, एक कहाँ पर होगा,
हाई एल्टीट्यूड रीजन में। कहाँ होगा? हाई एल्टीट्यूड रीजन में होगा, यानी कि बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में होगा। तो उत्तराखंड में क्या ऐसे ग्लेशियर्स हैं? तो इसका जवाब है हाँ, उत्तराखंड में भी हैं, कश्मीर में भी हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स। तो दोनों ग्लेशियर्स अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मेल्ट हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होगा ग्लेशियर तो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो फिर आइलैंड नेशंस उसमें डूबेंगे, अक्सर वहाँ पर फ्लड आएगा। देश, जितने भी देश हैं दुनिया के, उनकी कोस्ट लाइन डूब जाएगी, है ना। और ऐसे देश जिनका जो लेवल है वो बाकी देशों की तुलना में नीचे है, वो सबसे पहले डूबेगा। जैसे कि यूरोप जो है ना, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, अगर डूबने का ही जुगाड़ हो जाए पूरी दुनिया को, तो सबसे पहले कौन डूबेगा? यूरोप वाला कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो टेबल लैंड है वो सबसे नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप के जो लोग हैं वो इस चीज को लेकर ज्यादा अवेयर होंगे। तो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, ये सारे नॉर्म्स हैं। क्या हैं? ये सारे नॉर्म्स हैं, जिसका संबंध किस चीज से है? कार्बन के एमिशन से है। तो क्योंकि यूरोपियन नेशंस शैल बी द फर्स्ट नेशंस, ठीक है, टू सिंक या टू ड्रोन ड्यू टू द rise of the sea level, why? all because of what? due to the melting of the glaciers। तो इसलिए ये अवेयरनेस पूरी दुनिया में फैली यूरोप से कि कार्बन का एमिशन कम से कम होना चाहिए, और ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कार्बन की मात्रा अधिक से अधिक उत्सर्जित कर रहा है, उसमें कटौती की जानी चाहिए बहुत जल्दी, नहीं तो दुनिया ही नहीं बचेगी। तो फिर क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या इंडिया और क्या जापान, राइट। तो आपको यहाँ समझना होगा पोलर रीजन के ग्लेशियर्स के बारे में, इंडिया में पाए जाने वाले हाई एल्टीट्यूड में ग्लेशियर्स के बारे में, आइस कैप्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ना होगा, प्लस ग्लेशियर का रिट्रीट किसको कहते हैं, ग्लेशियर से बनने वाले अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है, एंड द लाइक, सो मैनी थिंग्स आर देयर जो आपको पढ़ लेनी चाहिए इस वाले टॉपिक में। तो ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं हमारे कंटेंट में, आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं इस कंटेंट में और अपनी पढ़ाई मुकम्मल दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये रहा आज एक छोटा सा लेक्चर, और आज हमारा GS1 का जो सारे पॉइंट्स थे वो सारे खत्म हो गए हैं, और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में GS2 के पहले पॉइंट से, जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। ओके, बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।